अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो मेरे साथ मौजूद हैं। तो लेते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मुंबई डब्बे वाला बिजनेस केस स्टडी। तो स्टार्ट करते। नेक्स्ट प्लीज। 125 सालों में किसी को के दोस्तों, भारत में आज हर दिन 22 लाख से भी ज्यादा फूड ऑर्डर्स डिलीवर किए जाते हैं। स्पेशली पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट लगभग $3 बिलियन की थी, जिसमें 70% मार्केट शेयर अकेले जोमेटो और स्विगी का है। और अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक ये मार्केट 35% से ग्रो करके $13 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो या स्विगी ने नहीं, बल्कि मुंबई की एक लोकल कंपनी ने 1890 में ही शुरू कर दिया। जी हाँ, असल में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस डब्बा वाला। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि डब्बा वाला मुंबई बेस्ड कंपनी है, जो आपके घर का बना हुआ खाना घर से उठाकर आपके ऑफिस में पहुंचाते हैं और लंच होने के बाद खाली डब्बा आपके घर वापस डिलीवर करते हैं। डब्बा फिर घर जाता है। इतना यूनिक और सटीक है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 130 साल से अपनी सर्विसेज दे रहा डब्बा वाला इस समय काफी मुश्किलों से जूझ रहा है और इनका बिजनेस 95% तक घट चुका है। जहां 2020 से पहले ये हर रोज 2 लाख से भी ज्यादा टिफिन बॉक्स 95% घट गया तक पहुंचाते थे, वहीं अब ये आंकड़ा 5000 से भी कम हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बिजनेस आखिरकार एकदम से ठप कैसे? ये इंटरनेट पे नहीं है। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जाएंगे डब्बा वाला बिजनेस मुंबई में कैसे इतना बड़ा बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां किस तरह से इस बिजनेस को जड़ से खत्म कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डब्बा वाला बिजनेस जो कि पूरी मुंबई में फैला हुआ था, वो अचानक से 2 सालों में किस तरह से बंद हुआ, इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार डब्बा वाला बिजनेस किस तरह से शुरू हुआ था और ये मुंबई में कैसे काम करता है। दोस्तों, मुंबई में टिफिन सर्विसेज की शुरुआत सन 1890 में हुई, जब एक पारसी बैंकर को अपने ऑफिस में घर का बना खाना खाने के लिए चाहिए था। इसके लिए उन्होंने एक डिब्बे वाले को हायर किया, जिसके बाद कई लोगों को ये आइडिया वाकई में बहुत पसंद आया और देखते ही देखते टिफिन डिलीवरी की मांग बढ़ती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि महादू हावजी बचे नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले मुंबई में नूतन टिफिन सर्विसेज की शुरुआत की थी और इसे ही आज डब्बा वाला या डब्बे वाले के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में डब्बा वाला सर्विसेज नियर बाय लोकेशंस तक ही सीमित था और साथ ही उनके ग्राहक भी बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, डब्बा वाला डिलीवरी की मांग बढ़ती गई। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी डब्बा वाला के साथ 5000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो हर दिन 2 लाख से भी ज्यादा टिफिन बॉक्स लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये लोग डिलीवरी के लिए साइकिल और मुंबई की लोकल ट्रेन की सहायता लेते हैं, ताकि लोगों तक उनका लंच बॉक्स समय पर पहुंचाया जा सके। आप ऑफिस के लिए लेट हो सकते हैं, लेकिन एक टिफिन वाला आपका लंच आप तक पहुंचाने में कभी भी लेट नहीं हो सकता। ये मात्र 3 घंटे में आपका टिफिन बॉक्स आपके ऑफिस टेबल तक पहुंचा देते हैं। डब्बा वाला के साथ जुड़े ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इनमें से 75% लोग तो ऐसे हैं, यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जो 5वीं पास भी नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि टिफिन की पहचान और उसे सही इंसान तक पहुंचाने में ये कभी भी कोई गलती नहीं। हर टिफिन पर कोडिंग इस तरह से की जाती है कि जिस व्यक्ति का टिफिन है वो उसी को मिलता है। दोस्तों, डब्बा वाला बिजनेस के इसी बेहतरीन काम करने के आइडिया को देखते हुए आज इनका बिजनेस मॉडल भारत के सर्वश्रेष्ठ IIT कॉलेज के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बिजनेस मॉडल जिसे विदेशों में पढ़ाया जाता है, आखिरकार बंद होने की कगार पर क्यों पहुंच गया? दरअसल दोस्तों, डब्बा वाला बिजनेस की बर्बादी के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से पहला है पैंडेमिक और दूसरा है जोमेटो एंड स्विगी। वो कैसे, आइए जानते हैं। साल 2020, ये तो आपको याद ही होगा, जब हमारे देश में कोविड पैंडेमिक आया था, जिसने सभी की जिंदगी में उथल-पुथल मचाकर रख दी थी। लोगों को घरों के अंदर बंद होकर रहना पड़ा था, लाखों छोटे बिजनेसेस बंद हो गए थे और न जाने कितने मिलियंस लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसका सीधा सीधा असर डब्बा वाला पर भी पड़ा था। दरअसल लॉकडाउन के कारण स्कूल और ऑफिस बंद हो गए थे, लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अब उन्हें टिफिन की जरूरत नहीं थी। इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ ही दिनों में डब्बा वाला पर दिखाई देने लगा। जहां पहले 5000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हर रोज 2 लाख डब्बों को लोगों तक पहुंचाते थे और जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी से चलती थी, लॉकडाउन ने उनका काम छीन लिया। बहुत से लोग अपना खर्च उठाने के लिए मजदूरी का काम करने लगे, कुछ लोग खेतों में काम करने लगे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड बन गए। पेट तो पालना था, लेकिन अभी भी डब्बा वाला को उम्मीद थी कि जब
हालात नॉर्मल होंगे तो उनका बिजनेस और एम्प्लॉय फिर से पहले की तरह मुंबई की भीड़ से भरी सड़कों पर दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, डब्बे पकड़ते हुए, ये देखो ट्रेनों में चढ़ते थे, लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोविड के बाद इनके सामने महामारी से भी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई और वो थी स्विगी एंड जोमैटो फूड डिलीवरी कंपनीज, जिन्होंने खुद टिफिन सर्विसेज शुरू कर दी। असल में ये लोगों को बहुत से ऑफर्स प्रोवाइड करते थे, इसीलिए लोगों ने भी डब्बा वाला के बजाय जोमैटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। जहां पहले जोमैटो और स्विगी सिर्फ रेस्टोरेंट का खाना ही उनके कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करते थे, बाद में ये घर का खाना भी उन तक पहुंचाने। चूंकि ये दोनों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से मिनटों में ही खाना ऑर्डर और डिलीवर हो जाता है, इसी वजह से इसने बहुत ही जल्दी डब्बा वाला के कस्टमर्स, इन्हीं सब रीजन से अब डब्बा वाला बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच गया। जहां पहले इसमें 5,000 लोग काम करते थे, वहीं अब 1,000 लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पहले जहां पर पर्सन हर रोज 30 से 35 डब्बे डिलीवर किए जाते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर सिर्फ 4 से 5 रह गई है। अब दोस्तों, जहां सभी लोगों को लग रहा था कि शायद डब्बा वाला बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डब्बा वाला अभी भी किसी तरह सरवाइव करने में कामयाब रहा है। अब ये घर से ऑफिस तक खाना डिलीवर तो करते ही थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में इन्होंने रेस्टोरेंट से भी खाना डिलीवर करने का काम शुरू कर दिया। यानी कि जोमैटो ने इनके बिजनेस में हाथ डाला तो इन्होंने जोमैटो के बिजनेस पे हाथ डालना शुरू कर दिया, जिसमें इम्प्रेसारियो जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स ने डब्बा वाले को खूब सपोर्ट किया और उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके साथ ही अपने बिजनेस को डिजिटल बनाने के लिए डब्बा वाला ने 2020 में ही अपनी वेबसाइट digitaldabbawala.com भी लॉन्च कर दी, जिसके तहत अब कस्टमर्स वेबसाइट पर जाकर अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि इस वेबसाइट से भी डब्बा वाला बिजनेस को कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो पहले डब्बा वाला सर्विस के साथ जुड़े हुए थे, उससे अलग होने के बाद उन्होंने खुद की फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डब्बा वाला 130 साल पुरानी अपनी लेगेसी वापस पा सकेगा, या फिर ये बिजनेस इतिहास का सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह जाएगा जिसे हम बस YouTube वीडियोस और वहाँ लोगों के मुंह से सुनेंगे। दरअसल ये पूरी तरह से डब्बा वाला कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी भी कंप्लीटली ऑफिसेज नहीं खुले हैं और बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं और डब्बा वाला कंपनी फिर से प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे। डब्बा वाला की सबसे प्यारी बात ये थी कि इनके कस्टमर्स इन पर ट्रस्ट बहुत किया करते थे, क्योंकि कभी भी उनके घर से खाने के अलावा कोई दूसरी चीज जैसे कि पैसे या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होते थे तो डब्बा वाला उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ डिलीवर कर दिया करते थे। इसी ट्रस्ट और ईमानदारी के कारण ही डब्बा वाला बिजनेस मुंबई में इतना ज्यादा फेमस और फैला हुआ था। तो हो सकता है कि जब सिटी पहले वाली स्पीड पर आ जाए, अपनी रफ्तार पर चलने लगे, तो डब्बा वाली सर्विस भी उसी रफ्तार से चलने लग जाए और इसके अलावा डब्बा वाला खुद भी अपनी सर्विसेज के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हाल ही में इसने कुरियर बेस्ड कंपनी पेपर एंड पार्सल के साथ में भी पार्टनरशिप की है। यहाँ तक कि डब्बा वाला ने खुद की कुरियर सर्विस भी शुरू कर दी है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि डब्बा वाला एक डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की तरह फिर से जबरदस्त कमबैक करता हुआ दिखे। लेकिन ऐसा सच में होता है या नहीं, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। बाकी एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स और एफर्ट्स बाकी आज की हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया। सब्सक्राइब मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बाय। जनाब, आपको पता था ये डब्बे वाले के बारे में? हमने कभी वीडियोस देखी हैं मूवीज वगैरह में? हाँ, मूवीज में मैंने देखा है डब्बे वाला, लेकिन मुझे लगता था कि ये ऑफिस कुलीग होते हैं और ये डब्बे लेके जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था इनका इतना बड़ा बिजनेस है। और ये भाई जब इंटरनेट नहीं था, मतलब ये था इंटरनेट ऑनलाइन डिलीवरी नहीं थी, तो यूँ समझ लें कैसा इकोसिस्टम बनाया हुआ था। ये घरों से कलेक्ट करते थे, ये घरों से उठाते थे और डब्बा ऑफिस तक जाता था, फिर शाम में वही डब्बे कलेक्ट करके घर जाने। कितनी सहूलत थी। यानी अच्छा, ये जिस बंदे ने ये काम स्टार्ट किया था तो उसने अपने वक्त में यूँ हम लोग क्या दूर की सोची थी, और 5,000 वर्कर। अच्छा, और मजे की बात सुनो, इतनी इनकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। अच्छा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब तस्वीर करो, और इतने डब्बे कौन लेके 35 डब्बे कैसे उठा के जाएगा बंदा? 2 लाख दिन के डब्बे यार। मतलब आप ये सोचो कि 35 डब्बे, 40 डब्बे एक बंदा सर्व कर रहा है। हम सोचेंगे नहीं यार, ऐसा कैसे मुमकिन है यार? अरे पूरा वो तख्ता वख्ता, उसमें खाना वाना सब कुछ है, वो पूरा सर पे यहाँ से वहां तक। सिंगल बंदा, मुंबई में सिंगल बंदा ट्रेन में चढ़ना अजाब है। वो 35 डब्बों सर पे लोड करके और यहाँ से वहां तक उस सब इसको संभाल भी रहे होंगे, वो अपने आप को भी संभाल होगा। कैसे चढ़ता था, कैसे मैनेज करता था, कैसे? अच्छा, कहते हैं कि 0% 0 गलती आज तक नहीं हुई इनके काम में।
यानी इनके डब्बे में नंबर लिखे होते थे, फिर घर का नंबर और फिर इलाके का नंबर, बिल्डिंग का नंबर, आखिरी में व्यक्ति का नंबर, 2 से 4 नंबरों में वो डिटेक्ट कर लेते थे। वही तो मतलब जिसने सिस्टम रखा हुआ था, जिसने अब मैं बोलते रहते हैं जिन्होंने 5 क्लास नहीं पढ़ी थी उन्होंने भी ये गलती नहीं की, मतलब वही तो। इस बुक में रिकॉर्ड कि घरों तक डब्बे, घरों से फिर अच्छा इस पे फिल्म भी बनी है लंच बॉक्स के नाम से, और जो बहुत ही कहते हैं कि क्लासिक फिल्म है, बड़ी यूनिक फिल्म है। उसमें होता ये कि डब्बा कहीं जाना होता है, आता है इरफान खान के पास है, अच्छा तो गलत डब्बा आ जाता है, खा लेता है, फिर वो शुक्रिया का लेटर लिख देता है कि आपका शुक्रिया, आपका खाना अच्छा है। फिर उनके दरमियान में एक तरह से गपशप शुरू हो रहा थी। ऐसा यूनिक फिल्म थी, कहते हैं कि बहुत ही एंटिक फिल्म है। तो और खाने की तारीफें करता रहता है, वो भी खुश होती है कि अगर कोई शख्स किसी की तारीफ करता है तो ऑटोमेटिकली खुशी होती है कि मेरे खाने की भी तारीफ कर रहा है। फिर वो भी साथ चिट्ठी लिखने लगे। लेटर के थ्रू बातचीत जो मूवी में बन गई। खैर लेकिन ये उन्होंने अपना एक वो भी बनाई कि कहते हैं डिजिटल डब्बे वाला। ये मुझे नहीं पता था डिजिटल डब्बा। अच्छा आने वाले वक्त में तो जाहिर सी बात है फिर इनकी औलादें होती है ना, बिजनेस संभालती हैं, डिजिटल डब्बा वाला भी इतना नहीं चल पाया, है ना। नहीं चल पाया, फिर वो जोमेटो के काम में घुस गए, जोमेटो इनके काम में घुस गई, उनके काम में घुस गए, फिर भी नहीं चल पाया। लेकिन नहीं अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, 5,000 से 1,000 हुए हैं। अगर ये अपने जो अगर ये प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया इन्होंने कोई सही हुक पकड़ ली कि यार ये कैसे हल इसका निकल सकता है, तो मेरे ख्याल में शायद फिर ऊपर आएगा। कर पाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये ऐड बना के कोई ना कोई इमोशनल टच जोड़े ना, मेरे ख्याल में अगर मेरा ये बिजनेस लेकिन यार जो इनके साथ वर्क कर काम कर रहे थे वो उनकी शॉर्ट फिल्में वगैरह या उनकी छोटे से ऐड वगैरह, ये डब्बे वाला क्या कर रहा है, डब्बे वाला कितना परेशान है, तो शायद लोग जो हैं फिर लोगों को याद आए कि यार ये भी था एक मतलब। तो इन्हीं को हम सपोर्ट करें। जहां पे 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे 10 रुपए नहीं भाई, डब्बा वाला डिजिटल से मंगवाएं, शायद ये हो सके। अच्छा साइकिल पे होते थे, साइकिल पे होते थे और इतना भरोसा था फैमिलियों के, वो पैसे और अपनी कीमती चीजें भी उनको हाथ अपने हाथ भिजवा से थी। वो डेली का होता था ना, हर इलाके वाले को एक को बटा हुआ होगा मेरे ख्याल में, ऐसा ही होगा, जाहिर सी बात है। और इसकी ये उस तरह वाला कोरियर वाला सिस्टम है, यानी कि एक कोरियर एक इलाके के डब्बे उठाता है, एक इलाके में वापस आता है, घर भी करीब होता होगा उसका, शायद ये होगा। तो बहरहाल ये कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था ये। मैं कह चलना चाहिए था, ये मतलब चलना चाहिए था। उनका रिस्क इसी से चल रहा था, उनका बॉडी उसी से चल रही थी, तो ये चलना चाहिए था। फिर कुछ लोग यहाँ बढ़ गए, कुछ लोग खेती का, ये लोग शायद बाइकों पे जोमेटो वाले भी बन गए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रास्ते ढूंढे। ये भी हो सकता है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ, आप लोग कौन कौन मुंबई से देख रहा है ये सुनना चाहता हूँ, किसने डब्बे वाले से खाना मंगवाया या बनाया। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या हाफिज।